टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस जैसे बड़े कॉर्पोरेट घराने से एक ऐसी खबर आई है जिससे न केवल कंपनी की साख पर बट्टा लगाया है बल्कि कॉर्पोरेट जगत के सुरक्षित माहौल के दावों को भी पोल खुल भी। नासिक में टीसीएस की बीपीओ केंद्र से उठी ये चिंगारी अब एक बड़े विवाद का रूप ले चुकी है। मामला यौन शोषण से शुरू होकर अब धार्मिक उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण के गंभीर आरोपों तक पहुंच गया। इस पूरे प्रकरण ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या बड़े बड़े दफ्तरों की चमक धमक के पीछे कर्मचारियों का मानसिक और शारीरिक शोषण इतना आसान है। नमस्कार, मैं हूं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देशकोट। इस कहानी की शुरुआत 25 मार्च को हुई जब नासिक के देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में एक महिला कर्मचारी ने अपनी ही कंपनी के 3 सहयोगियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आरोप बेहद संगीन थे, शादी का झांसा देकर रेप और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। पुलिस ने जब जांच की कमान संभाली और दूसरे कर्मचारियों से पूछताछ की तो परत दर परत खुलती ली। 3 अप्रैल तक शिकायतों का आंकड़ा 9 तक पहुंच गया, जिसमें 8 महिलाएं और 1 पुरुष कर्मचारी शामिल थे। चौंकाने वाली बात यह है कि ये मामले साल 2022 से दबे हुए थे। पीड़ितों का कहना है कि आरोपी उन्हें नौकरी और अच्छी सैलरी का लालच लेकर शिकार बनाते थे और बाद में उन पर नमाज पढ़ने और रोजा रखने जैसे धार्मिक दबाव भी डाले जाते थे। गिरफ्तार आरोपियों में आसिफ अंसारी, शफी शेख और शाहरुख कुरैशी जैसे नाम शामिल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कंपनी की जवाबदेही पर उठा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कई पीड़ितों ने पहले कंपनी के एचआर विभाग में शिकायत की, लेकिन वहां से उन्हें न्याय मिलने के बजाय चुप्पी मिली। इसी लापरवाही के कारण पुलिस ने अब एचआर मैनेजर को भी आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मामले में राजनीति भी गर्मा गई है, जहां केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने आईटी सेक्टर की सुरक्षा पर बैठक बुलाने की बात करी है। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने इसे एक सोची समझी साजिश करार दिया। टीसीएस ने फिलहाल 7 आरोपियों को सस्पेंड कर दिया है और जीरो टॉलरेंस का हवाला दे रही, लेकिन शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कंपनी के इस रुख को टालमटोल वाला बताकर कड़ी आलोचना की है। जहां एक तरफ दफ्तरों के भीतर की गंदगी बाहर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर की सड़कें मजदूरों के आक्रोश से तप रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद के इलाकों में आज जो मंजर देखने को मिला वो किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं था। बढ़ती महंगाई के बीच अपनी न्यूनतम मजदूरी यानी मिनिमम वेज को बढ़ाने की मांग को लेकर हजारों कामगार सड़कों पर उतर आए। देखते ही ये विरोध प्रदर्शन पत्थरबाजी और आगजनी में बदल गया। गाड़ियों को फूंक दिया गया और पुलिस को स्थिति नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का सहारा लेना पड़ा। नेशनल हाईवे नंबर 9 पर घंटों तक लगा जाम ये बता रहा था कि मेहनत करने वाले हाथ जब गुस्से में मुट्ठी बन जाते हैं तो पूरी व्यवस्था ठप हो जाती है। इस विरोध की नींव गुरुग्राम के मानेसर से पड़ी थी। 3 अप्रैल को होंडा प्लांट के मजदूरों ने जो हुंकार भरी वो धीरे धीरे आसपास की फैक्ट्रियों तक फैल गई। मजदूरों की मांग जायज थी, इतनी तनख्वाह तो मिले कि घर चल सके। सरकार ने सुध ली और 8 अप्रैल को हरियाणा सरकार ने मजदूरी में 35% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। नियम के मुताबिक कुशल मजदूर को अब 13,700 के बजाय 18,500 मिलने थे, लेकिन विडंबना देखिए, जीत मिलने के बाद भी बवाल बढ़ गया। कारण था कम्युनिकेशन गैप। मजदूरों को ठीक से बताया ही नहीं गया कि उनकी मांग मान ली गई है। 9 अप्रैल को जब वो फिर से प्रदर्शन में जुटे तो पुलिस ने उन्हें खुशखबरी देने के बजाय लाठियों से पीटा। इस गलतफहमी ने मजदूरों के गुस्से को नोएडा तक पहुंचा दिया, जहां अब यूपी सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाकर मामले को शांत करने की कोशिश शुरू की है। सियासत के गलियारों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा अपने चरम पर है। मतदान में अब महज 10 दिन बचे हैं और ममता बनर्जी बनाम एनडीए की जंग अब आर पार के मोड में आ गई है। वीरभूम की रैलियों से जो आवाजें आ रही हैं वो भविष्य की राजनीति का संकेत दे रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी जीत का एक बड़ा और महत्वाकांक्षी दावा कर दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि टीएमसी इस बार 294 में से 226 सीटें जीतकर हैट्रिक लगाएगी। ममता ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार और 19 राज्यों की मशीनरी मिलकर एक अकेली महिला को हराने की कोशिश कर रही है, लेकिन बंगाल के युवा सच और झूठ का फर्क जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने वीरभूम की धरती में घुसपैठ और भ्रष्टाचार को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है। शाह ने आरोप लगाया है कि टीएमसी सरकार ने बंगाल की जनता के हजारों करोड़ रुपए घोटालों में गायब कर दिए हैं। उन्होंने सीमा सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ममता सरकार बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही है। शाह ने वादा किया है कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार आती है तो महज 45 दिनों के भीतर पूरी सीमा को सील कर दिया जाएगा और एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाए। चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे, लेकिन तब तक बंगाल की हवा में दावों और वादों का शोर बना रहेगा। आज की तमाम खबरें हमें 2 बड़े सबक देती हैं। पहला ये कि चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर वो अपने कर्मचारियों के सम्मान और सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती तो उसकी तरक्की बेमानी है। और दूसरा ये कि विकास का मॉडल तभी सफल हो सकता है जब उसमें काम करने वाले मजदूरों की जेब और हक का ख्याल रखा जाए। बंगाल की जंग तो सत्ता की है, लेकिन नासिक और नोएडा की लड़ाई मान सम्मान और रोटी की है। हम इन सभी मामलों पर पैनी नजर बनाए रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरा नाम है दानिश नदीम, आप देख रहे हैं द देशकोट और शुक्रिया चाहिए।